दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नर्सिंग के क्लब के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, आज हम हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर के लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे, जो है संक्रमण नियंत्रण और रोकथाम। कैसे हम अस्पताल में जो संक्रमण फैलता है उनको रोक सकते हैं, उनको कैसे हम रोकथाम उनकी कर सकते हैं। एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क होता है, वो कैसे जब फर्स्ट बार मरीज आता है उसमें कई इन्फेक्शन होता है, वो अस्पताल में आने से पहले उनको एक कोविड फ्रंट डेस्क उसको बताएगी संक्रमण को कैसे आप बचा सकते हो और कैसे उसकी रोकथाम कर सकते हो। कार्य सूची पहला है संक्रमण क्या है, जो स्लाइड नंबर 7-8 पर हम पढ़ेंगे। दूसरा है संक्रमण की परिभाषा क्या होती है, जो स्लाइड नंबर 9 पर हम पढ़ेंगे। तीसरा है संक्रमण का चक्र रिसाइकिल कैसे होता है, संक्रमण कैसे फैलता है, जो कि स्लाइड नंबर 10 से 11 पर हम पढ़ेंगे। चौथा है संक्रमण नियंत्रण, स्लाइड नंबर 13 पर देखेंगे। पांचवा है संक्रमण नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है, संक्रमण नियंत्रण की क्यों आवश्यकता होती है, अपने को एक फ्रंट डेस्क को क्यों आवश्यकता होती है, जो स्लाइड नंबर 14 पर हम लोग पढ़ेंगे। छठा है हमारा अपना स्वास्थ्य, कैसे उसकी मरीज से बच सकते हैं, स्वास्थ्य अपने को कैसे सही रखना है, एक फ्रंट डेस्क को कैसे सही रखना है, जो स्लाइड नंबर 15 पर हम लोग पढ़ेंगे। सातवां है वातावरण नियंत्रण, कैसे हम एनवायरमेंट को नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो स्लाइड नंबर 16 पर हम लोग पढ़ेंगे। आठवां है मरीज की स्वास्थ्य की स्थिति कैसे जानते हैं, मरीज की स्वास्थ्य स्थिति को जानना एक फ्रंट डेस्क का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, जो स्लाइड नंबर 18 पर हम लोग पढ़ेंगे। नवा है संक्रमण नियंत्रण के उपाय, कैसे संक्रमण को हम नियंत्रित किया जा सकता है, जो स्लाइड नंबर 20 पर हम लोग पढ़ेंगे। 10वां है मानव सावधानी, क्या क्या सावधानियां होती है संक्रमण को रोकने के लिए और उनकी रोकथाम के लिए, जो स्लाइड नंबर 21 पर हम लोग पढ़ेंगे। 11 मानव सावधानियों के चरण, क्या क्या कितने चरणों में बांटा गया है कि मानक सावधानियां हम रख सकते हैं, जो स्लाइड नंबर 22 से 23 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। 12वां रोगी देखभाल के उपकरण और आपूर्तियां, कैसे रोगी देखभाल हम कर सकते हैं, कैसे उसके आप जो उपकरण यूज लेते हैं उनको हम सेट कर सकते हैं, उनको हम स्लाइड नंबर 24 पे पढ़ेंगे। 13वां है हस्तांतरण सावधानी, कैसे सावधानी रखनी है, जो स्लाइड नंबर 25 पर हम लोग पढ़ेंगे। 14वां है विशेष अपशिष्ट संचालन, जो स्लाइड नंबर 26 पर हम लोग देखेंगे। 15वां है नुकीली चीजों का संचालन, जो नुकीली चीजों है उनका कैसे संचालन करना है, कैसे हमें उनको रोकना है, जो स्लाइड नंबर 26 पर हम लोग पढ़ेंगे। 16वां है संक्रमण नियंत्रण में पीआरए की क्या भूमिका, जो कि हम स्लाइड नंबर 28 पर हम लोग पढ़ेंगे। 17वां है हेड हाइजीन की सिद्धांत, जो स्लाइड नंबर 29 पर हम लोग पढ़ेंगे। 18वां हैंड वॉशिंग करने के तरीके, कैसे हैंड वॉशिंग करना चाहिए, क्या स्टेप होती है हैंड वॉशिंग की, जिससे संक्रमण को हम रोक सकते हैं, एक फ्रंट डेस्क वर्कर को कैसे संक्रमण को रोक सकता है, जो स्लाइड नंबर 30 पर हम लोग पढ़ेंगे। 19वां है स्वयं को संवारने और रखरखाव के तकनीकी विकास कैसे कर सकता है, जो स्लाइड नंबर 31 से 32 के बीच में हम पढ़ेंगे। 20वां है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों को किसका उपयोग को कैसे लाभ होता है, जो स्लाइड नंबर हम 33 पर देखेंगे। 21वां है अपने आप को सामान्य संक्रमण को रोगों के खिलाफ टीकाकरण कैसे कर सकते हैं, जो स्लाइड नंबर 34 पर हम लोग पढ़ेंगे। 22वां अभ्यास प्रश्न करेंगे हम, जो स्लाइड नंबर 12, 17 और 19 पर हम लोग देखेंगे। अब है संक्रमण क्या है, संक्रमण क्या चीज होती है, एक फ्रंट डेस्क को पता होना चाहिए। संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में उसको इस जानकारी होनी चाहिए। अधिकांश बीमार का मूल कारण किसी भी तरह संक्रमण से संबंधित होता है। संक्रमण का निश्चय पहलू शरीर के भीतर एक वांछित जीव के प्रवेश की बात करता है, जो अंत में मानव शरीर के नुकसान पहुंचाता है। जो बीमारियां हैं, संक्रमण फैल जाता है और शरीर में जाकर ये इन्फेक्शन करता है और मरीज को बीमार कर देता है। यह जीव मूल रूप से परजीवी होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये परजीवी होते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के माध्यम से, ओरल के माध्यम से या किसी कपड़े पर चिपक के दूसरे मरीज में पहुंच जाते हैं। जिन्हें जीवित रहने के लिए एक अलग शरीर की आवश्यकता होती है, इन्हें जीवित रहने के लिए एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। मानव शरीर प्रजनन करने, बनाए रखने और यहाँ तक कि उपनिवेश बनाने के लिए उनका आवास बन जाता है। जो मानव है उन सबका क्या बनता है, एक आवास बन जाता है, रहने का आवास बन जाता है। ये मानव प्रजनन में चले जाते हैं, ये मानव में इन्फेक्शन फैल देते हैं। इन्हें हानिकारक जीवों को रोगजनक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, हानिकारक रोगजनक कहा जाता है। ये अत्यंत कुशल, अपमानने में तेज और संख्या में गुणा करने वाले होते हैं। ये जैसे जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं, बढ़ाते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं।
जैसे कि फंगस, वायरस, बैक्टीरिया मिलकर अनगिनत प्रकार के संक्रमण का निर्माण करते हैं। जैसे फंगस हुआ, वायरस हुआ, बैक्टीरिया, ये अलग प्रकार के संक्रमण का निर्माण करते हैं। जहाँ कुछ संक्रमण हल्के होते हैं, कुछ संक्रमण हल्के होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं और जीवन के लिए ऐसा कोई खतरा पैदा नहीं करते, जो खतरा पैदा नहीं करते। वहीं कुछ संक्रमण गंभीर होते हैं, कुछ संक्रमण बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में एक्टिव होते हैं और अक्सर उपचार में तत्काल के साथ जीवन के लिए खतरा बन जाते हैं और तत्काल से ये खतरा बन जाते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार के संक्रमण होते हैं जो आमतौर पर मानव को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। कितने प्रकार के संक्रमण बताए गए हैं? 4 प्रकार के। वायरस के कारण होने वाला वायरस संक्रमण सबसे आम संक्रमण होता है। वायरस संक्रमण जो फैलता है हवा के माध्यम से और मुंह के माध्यम से फैलता है और 50,000 से अधिक वायरस संक्रमणों की खोज की जा चुकी है। कितने? 50,000 से अधिक संक्रमणों की खोज की जा चुकी है। वायरस एक शरीर में आक्रामक करता है, ये आक्रमण करता है और जल्दी से एक कोशिका पे स्तर हो जाता है और ये कहाँ चला जाता है? एक सेल्स पे जाके ये हेवी हो जाता है। नहीं, जल्दी कोशिका में प्रवेश करता है और कभी कोशिका के अंदर भी एंटर कर जाता है। अनुवांशिक सामयिक की तिहाई उन हजारों में गुणा करने में सक्षम बनाती है। वायरस की तरह HPV और EBV सेल में जबरदस्ती एक नियंत्रित होता है। HP हाई प्रोसेसर एक्टिवेशन होता है। रोगों में कुछ रोग तो ऐसे होते हैं जो पीड़ित व्यक्तियों के प्रत्येक अथवा अप्रत्यक्ष संपर्क या उनके रोकथाम पादक विशिष्ट तत्वों से दूषित पदार्थों के सेवन को निकट संपर्क से एक दूसरे को व्यक्तियों पर संक्रमण हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को संक्रमण इन्फेक्शन कहा जाता है। ये क्या करते हैं? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोगोरहित अपशिष्ट पदार्थों में बढ़ जाते हैं और बढ़ जाएंगे तो क्या करेंगे? व्यक्तियों में संक्रमण फैलेगा। संक्रमण फैलेगा तो ये इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और इसी प्रक्रिया को संक्रमण इन्फेक्शन कहा जाता है। संक्रमण की परिभाषा: रोगों में कुछ रोग तो ऐसे होते हैं जो पीड़ित व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संपर्क होते हैं या उनके रोकथाम तत्वों के दूषित पदार्थों को सेवन पे निकट संपर्क या एक दूसरे से व्यक्तियों के संक्रमण हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को संक्रमण इन्फेक्शन कहा जाता है। संक्रमण बीमारियां रोगाणु से होती हैं। ये कैसे होती है? रोगों ऑफकोर्स जैसे संक्रमक फैला वैसे ही रोगाणु बीमारियां बढ़ी जो एक व्यक्ति से दूसरे में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से फैलते रहते हैं। कुछ और रोग जैसे कि टिटनस रोगाणु जनित पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। परस्पर ये एक रोगों को भी संक्रमण कहा जाता है। संक्रमण रोगों के कारण बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और सूक्ष्म परजीवी जैसे मलेरिया, फाइलेरिया रोगों के परजीवी शामिल होते हैं। ये कैसे होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और सूक्ष्म परजीवी होते हैं जो एक दूसरे से फैलते रहते हैं। जंतुवादा सब बड़े परजीवी हैं जिसे कीड़ों और कृत्रिम के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये परजीवी होते हैं जो कीड़ों को मारने और कृत्रिम रूप से इनको इस्तेमाल किया जाता है जो कि शरीर के अंदर या बाहर हो जाते हैं। ये कैसे होता है? शरीर के अंदर और बाहर की तरफ हो जाते हैं। संक्रमण का चक्र: संक्रमण कैसे फैलता है? संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तब प्रसार करता है जब रोगाणु तब तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ये कैसे फैलता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में और दूसरे व्यक्ति से प्रसारण के स्थान से फैल जाते हैं। जैसे जब कीटाणु शरीर को छोड़ने में सक्षम हो, जब कीटाणु क्या हो? शरीर को छोड़ने में सक्षम हो जाते हैं या उनके पास अच्छे परिवहन के साधन होते हैं। परिवहन का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे, जैसे कपड़े के माध्यम से, हवा के माध्यम से, ये परिवहन होते हैं। बैक्टीरिया एक दूसरे में हवा के माध्यम से उड़ के दूसरे व्यक्तियों के अंदर चले जाते हैं। और दूसरा, शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। नैसर्गिक सहायक कीटाणु में किसी शरीर को छोड़ने नहीं रोक सकते। ये क्या करते हैं? नैसर्गिक सहायक जो कीटाणु है शरीर को छोड़ने का प्रयास करवाते हैं। रोगाणु व्यक्ति के शरीर को तब छोड़ते हैं जब बच्चे खांसी, छींक, अपनी आंत को हिलाते हैं। ये रोगाणु कैसे फैलते हैं? जब मरीज खांसता है, छींकता है या अपने किसी के साथ हैंड वॉश नहीं कर पाता है या किसी हैंड शेक करता हो, ये बैक्टीरिया बन जाते हैं। जब उन्हें निकास घाव हुआ हो या उनके घाव होते हैं तो उनपे बैक्टीरिया बनना स्टार्ट हो जाते हैं। छींक और खांसी पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। छींक और खांसी किसी पर नियंत्रण नहीं, क्योंकि फ्रंट डेस्क के पास जब आता है मरीज या तो छींक सकता है या वो खांसी के रूप में सबसे पहले आपके पास आएगा। तो आप अपने ऊपर मास्क वगैरह या बार बार हाथों को वॉश करना चाहिए। ऐसी प्रक्रिया आप लोगों को बार बार दोहरानी चाहिए। लेकिन आपका टिश्यू पर नियंत्रण होता है जो कोई तब उपयोग कर सकता है। इसका उपयोग हम कर सकते हैं।
जब वे छींकते हैं खांसते हैं, टिश्यू कोशाणु के लिए रास्ता होता है। ये क्या करते हैं, जब वे छींकते हैं खांसते हैं तो क्या होता है, ये अपने आप बैक्टीरिया कीटाणु बढ़ जाते हैं और अपना रास्ता बना लेते हैं, जिससे वे एक व्यक्ति से दूसरे स्थानांतरित हो जाते हैं। ये क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आपके अंदर प्रवेश हो जाते हैं। टिश्यू आपके हाथ कीटाणु के लिए वाहन है। टिश्यू है जो क्या करते हैं, अपने कीटाणु अपने हाथों के माध्यम से फैलाता है, ठीक जैसे एक करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए वाहन होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए हमारे को वाहन की जरूरत होती है। दवाई बुढ़ापा और एक शिशु के कमजोरी पैदा करता है। ये क्या करता है, कमजोरी पैदा करता है। ये आवश्यक है कि उन क्षेत्रों में जहाँ शिशु वर्ग बुजुर्ग या बहुत बीमार लोग रहते हैं वे विशेष संक्रमण नियंत्रण बनाए रखा जाए। इन क्षेत्रों में कुछ ज्यादा ही होता है। अभ्यास प्रश्न, संक्रमण फैलने के स्थान कौन कौन से होते हैं? प्रसव कमरा, शिशु नर्सरी, माँ के क्षेत्र या सभी? संक्रमण फैलने के सबसे ज्यादा स्थान कहाँ कहाँ होते हैं? सभी जगह। प्रसव का कमरा हुआ, शिशु की नर्सरी हुई, इन्फेंट नर्सरी जो छोटे बच्चों को रखा जाता है, माँ के क्षेत्र न्यूबॉर्न बेबी को रखा जाता है, वहां जगह फैलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। संक्रमण नियंत्रण कैसे किया जाता है? अस्पतालों, नर्सिंग होम, सहायक घरों और अन्य स्थानों पर जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है वहां संक्रमण नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ पर अस्पताल, नर्सिंग होम या सहायक घर होते हैं, जहाँ पे घर पे आप जाते हो, जैसे कहाँ हाथ वगैरह नहीं धोते, उन स्थानों पे हमें क्या करना है, संक्रमण को नियंत्रण करना होता है। वहां संक्रमण को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह रोगियों, निवासियों, कर्मचारियों, आगंतुकों में संक्रमण या रोगाणु के प्रसार को रोकने का पहला चरण होता है। ये क्या होता है, रोगियों, निवासियों, कर्मचारियों, आगंतुकों संक्रमण को रोकना सबसे पहला चरण इसी को कहा जाता है। उपकरण या आपूर्तियां, कैसे उपकरणों को हमें नियंत्रण करते हैं? हम संक्रमण को रोकने के लिए खुली त्वचा सतहों पर जीवाणु रहित ड्रेसिंग का उपयोग सबसे अधिक करते हैं। जहां इन्फेक्शन फैल जाता है, जहां घाव खुला होता है, वहां पे सबसे पहले हमें क्या करनी है, ड्रेसिंग। कोविड फ्रंट डेस्क वाले को क्या करना है, जहां पर आप रिसेप्शन में बैठे हो वहां के आगे वाले पार्ट है उसको अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से क्लीननेस करवानी है, जहाँ की वहां पे बैक्टीरिया ना रहे। हमें रोगाणु के प्रसार को रोकने के लिए मरीज के उपकरण या आपूर्तियों को भी स्वच्छ रखना है। जैसे मरीज आपको कोई आधार कार्ड या कई प्रकार के उपकरण आपको देता है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको देता है, तो उनपे भी बैक्टीरिया लग के आपके मुंह में, हाथ में आ जाते हैं और वो अपने मुंह के माध्यम से अपने में प्रवेश करता है। तो हमें उनको चीजों को लेने के बाद में अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से हैंड वॉशिंग करना चाहिए। संक्रमण नियंत्रण की आवश्यकता क्यों क्यों होती है? रोगाणु बहुत छोटे होते हैं और उन्हें देखा नहीं जा सकता। हमें नहीं जानते कि कम हम रोगाणु फैल रहे हैं क्योंकि हम उन्हें देख नहीं सकते। रोगाणु बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हें हम देख नहीं पाते, वो हमारे शरीर में कब प्रवेश करता है पता नहीं चल पाता। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे जो भी काम करे संक्रमण नियंत्रण को उसका हिस्सा बनाए। जो भी एक फ्रंट डेस्क वर्कर कार्य कर रहा है तो उसमें हमें सब क्या करना चाहिए, हमें उसको इन्फेक्शन को कम करने के लिए बार बार हाथों को प्रिवेंशन को धोना चाहिए। एक व्यक्ति से दूसरे में रोगाणु के प्रसार को रोकने के लिए हमें चाहिए कि काम करना से पहले हमें अपने हाथ धोना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, अपने हाथों को बार बार धोना चाहिए। अस्पताल, नर्सिंग होम में लोगों को संक्रमित होने का खतरा अधिक होता है। अस्पताल और नर्सिंग होम में उनमें संक्रमण होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। तो क्योंकि ये संक्रमण अस्पताल और नर्सिंग होम में बहुत तेजी से फैलते हैं। कहाँ फैलते हैं सबसे ज्यादा? अस्पताल और नर्सिंग होम में सबसे ज्यादा फैलते हैं। संक्रमण से मौत, अस्पताल में की अवधि लंबी, बहुत सारा पैसा भी खर्च करता है। संक्रमण से क्या हो सकता है, मौत भी हो सकती है। अस्पताल में वह लंबे समय से रहने से संक्रमण बढ़ जाता है और बहुत सारा पैसा खर्च करने से भी उसका संक्रमण बढ़ता है। हमारा स्वास्थ्य, सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जो सर्दी या फ्लू के साथ काम कर पर आते हैं वह अपने रोगियों में फैल सकते हैं। जो स्वास्थ्य कर्मी सर्दियों, गर्मी या फ्लू के माध्यम से हम आते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा इन्फेक्शन करा सकता है। हमें पर्याप्त आराम मिलना चाहिए, हमें पर्याप्त रूप से आराम लेना चाहिए, अच्छा भोजन सेवन करना चाहिए और जहां तक कि हो सके अस्पताल में हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना चाहिए जिससे वह ठीक से रह सके और वो ठीक रह सके, उसके जीवन की हमें देखभाल करते हैं, उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने बिना काम कर सकते हैं। जब हम अधिक ठंड, फ्लू या अन्य बीमारी से पीड़ित हो तो हमारी मरीज में हमसे पकड़ सकते हैं, तो हमें घर पर रहना चाहिए। ज्यादातर हमें घर पे ही कार्य करना चाहिए। वातावरण नियंत्रण, अब हम आसपास के वातावरण को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? जैसे एक फ्रंट डेस्क वर्कर है कि आसपास के फ्रंट डेस्क को कैसे उसको सुरक्षित रखना चाहिए, कैसे इन्फेक्शन कंट्रोल में करना चाहिए, उसके बारे में हम जानेंगे।
हम सभी मरीजों के कमरे में स्वच्छता और आरोग्य बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। साफ सुथरे कमरे और एक साफ अस्पताल नर्सिंग होम कम रोगाणु फैलाता है। अस्पताल के वातावरण में सामान्य अपशिष्ट, खतरनाक सामग्री, धूल, मॉडल और कीटाणु रहित कई प्रदूषण जोखिम होते हैं। जैसे कि रिसेप्शन पे क्या करना चाहिए, वहां पे अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से सफाई करानी चाहिए और आपने आगे मास्क वगैरह लगाना चाहिए मुंह पे, और आगे या पर्दा के रूप में हम थैली वगैरह लगा के रखना चाहिए, जिससे हमारे को भी इन्फेक्शन ना फैल पाए। सौभाग्य से अस्पताल में पर्यावरण प्रदूषण में योगदान करने वाले कई कारकों को नियंत्रित किया जा सकता है। कैसे? कई पर्यावरण प्रदूषण में हम नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे कि कचरे को एक जगह इकट्ठा करके उसके ढक लगा के बंद करना, ये भी एक नियंत्रण का है। और संभव प्रदूषण से बचा जा सकता है, जिससे प्रदूषण से बचा जा सकते हैं। हमारा कार्य पड़ता है क्या होती है? सभी स्वास्थ्य कार्य को मानक सावधानियों का उपयोग करना चाहिए। जो भी मानक सावधानी है उनसे उपयोग करना चाहिए। अभ्यास प्रश्न 2, यदि एक सूक्ष्म जीव एक बीमारी का उत्पादन करने के लिए जाना जाता है तो इसे कौन सा रूप से में सम्मिलित किया जाता है? रोगजनक सूक्ष्म जीव, आम वनस्पति। केवल कौन सा आंसर सही है? ए और बे, रोगजनक और रोगजनक सूक्ष्म जीव, ये दोनों अपना सही है। मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति, अब जो मरीज होते हैं उनकी कैसे स्वास्थ्य स्थिति को हम जान सकते हैं? एक फ्रंट डेस्क वर्कर को कैसे जानना है कि जब आप वार्ड में जाते हैं, वहां की फाइल को चेक करने जाते हैं, या आप उनकी फाइल को आपके पास आती है, तो उसकी फाइल को कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे उसकी ऊपर लगा हुआ इन्फेक्शन को साफ करना है, इनके बारे में हम जानेंगे। कई बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें सांस लेने की समस्या इतिहास है, उन्हें निमोनिया, फ्लू के टीके लगवाने चाहिए। ऐसे मरीज जिनको ज्यादातर निमोनिया, डायरिया हो रखा है या फ्लू हो रखा है, ऐसे मरीजों को हमें क्या करना चाहिए? टीका लगवाना चाहिए, जिससे वो बीमारियों के खिलाफ रक्षा कर सके, जो उनकी बीमारियों से वो रक्षा कर सके। अस्पताल और नर्सिंग होम में लोगों के संक्रमित होने का खतरा अधिक होता है। अस्पताल और नर्सिंग होम होते हैं, वहां पे लोगों में संक्रमित होने का खतरा सबसे अधिक होता है, तो हमें उन्हें बचाना चाहिए, क्योंकि ये संक्रमण अस्पताल नर्सिंग होम में बहुत तेजी से फैलते हैं। ये कैसे फैलते हैं? संक्रमण अस्पताल और नर्सिंग होम में बहुत तेजी से फैलते रहते हैं। संक्रमण में मौत, अस्पताल में रहने की अवधि लंबी होती है। संक्रमण से मौत और अस्पताल में रहने की अवधि सबसे लंबी हो सकती है। बहुत सारा पैसा भी खर्च करता है, वो बहुत सारा पैसा खर्च करता है, फिर भी उससे संक्रमण नियंत्रण नहीं करना आता है। तो हमें बताना चाहिए, फ्रंट डेस्क को बताना चाहिए कि आप अस्पताल में आए हो तो कैसे उसको बच सकते हो, संक्रमण से बचना है, ये आपको जानना जरूरी होता है। हानिकारक कीटाणु जो लोग हमारे बीमार कर सकते हैं, रोगजनक कहलाते हैं। वे संक्रमण और बीमारी फैलाते हैं। वे घाव में संक्रमण, जुकाम, निमोनिया, HIV, एड्स और अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है। क्या बन सकता है? ये कहीं जुकाम और निमोनिया, एड्स, HIV अन्य कारणों से ये बीमारी फैल सकती है। अभ्यास प्रश्न 3, किस बीमारी के कीट और पशु वाहक के रूप में जाना जाता है? फोमाइट, वाहन, वेक्टर, वाहक। अभी हमने जो पढ़ा उसमें से कौन सा आंसर सही है? वेक्टर हमारा आंसर सही है। अब संक्रमण के उपाय हमने देख लिया कि एक फ्रंट डेस्क वर्कर को कैसे संक्रमण होता है, कैसे संक्रमण फैलता है। अब इनके उपाय क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। संक्रमण नियंत्रण, मानक सावधानियां, प्रक्रियाओं का पालन करें। जो संक्रमण नियंत्रण है, मानक सावधानियां उनका पालन करना चाहिए। खतरनाक अपशिष्ट को ठीक से संभालें। जो भी खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ है उनको अच्छी तरह से संभालना चाहिए। न्यूक्लियर चीजों को ठीक से संभालें। जो न्यूक्लियर चीजें उनको भी अच्छी तरह से संभालना चाहिए। अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने रोगियों को स्वस्थ रखना है। जो मरीज आए हैं उनको अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से, आसपास के गंदगी नहीं होना चाहिए, उसको भी हमें ध्यान में रखना होता है। अपने हाथों को ठीक से धोएं, जो हाथ है अपने अच्छी तरह से धोना चाहिए। मानक सावधानियां, सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मानक सावधानियों का पालन करना चाहिए। जो मानक सावधानियों को कैसे मनुष्य को सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। वे रक्त या शरीर के अन्य तरल पदार्थ वाली चीजों को संभाल या फेंके नहीं। जो रक्त है उनको शरीर अच्छी तरह से पदार्थों को फेंके नहीं, उनको अच्छी तरह से एक प्रॉपर तरीके से उनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। शरीर के तरल पदार्थ अधिक संक्रमण को परिवहन कर सकते हैं, उनको परिवहन कर सकते हैं, इसलिए आपको मानक सावधानी का उपयोग करना चाहिए। जब भी आप किसी भी ऐसे पदार्थ को हाथ में लेते हैं जिन्हें संक्रमण हो सकता है, शरीर के तरल पदार्थ को कुछ उदाहरण हैं। जो भी शरीर के पदार्थ आप ले रहे हो उनको अच्छी तरह से देखना चाहिए। अब उनमें कुछ उदाहरण है जिनके हम इन चीजों को हाथ में ले सकते। कुछ होता है रक्त, ब्लड जो है उनको हम हाथ में ले सकते हैं। मल हुआ, मल से भी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल सकता है। घाव से निकले वाला पानी, उससे भी हमें इन्फेक्शन फैल सकता है। नाक के स्राव से भी इन्फेक्शन फैल सकता है। लार से भी, थूक से भी, आंसू से, मूत्र से, उल्टी, स्तन का दूध, फेफड़े,
पेट, रीढ़ की हड्डी क्षेत्र आदि से लिया गया तरल पदार्थ से हमें इन्फेक्शन फैल सकता है, जो ये किससे होता है, मानव द्वारा ही फैला जाता है। अब इनके चरण, क्या क्या चरण होते हैं, किस प्रकार हमें इनको स्टेप बाय स्टेप जानेंगे चरणों को कि कैसे इनको कंट्रोल किया सकता है मानव सावधानियों को। हर मरीज के संपर्क से पहले बाद में अपने हाथ धोएं। अगर आप किसी मरीज को छू रहे हैं उससे पहले और बाद में अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। दस्ताने हाथ धोने का विकल्प नहीं है, आप दस्ताने हाथ धोने के बाद में दस्तानों का उपयोग करें। हर कार्य के पहले अपने बाद में हाथ धोना चाहिए। जब आप किसी भी शरीर के तरल पदार्थ को छुए, जिसे मूत्र बैग, मूत्रालय बिस्तर, पेन को खाली भी शामिल है दस्ताने पेन। जो भी आप कार्य कर रहे हो, जैसे कि मूत्र का बैग खाली, यूरिन बैग खाली कर रहे हो या मरीज को स्टूल पास आउट करा रहे हो, उनसे पहले हमें क्या पहनना चाहिए, दस्ताने पहनने चाहिए। प्रत्येक उपयोग के बाद उचित तरीके से अपने दस्ताने निकालें और जो भी तरीका आपने किया है, जो भी आपने कार्य किया है, उसके बाद में प्रॉपर तरीके से दस्तानों को उतारना होता है। उन्हें फेंक दें और उन्हें अच्छी तरह डिस्ट्रॉय करना देना चाहिए। अधिकांश बार नर्सिंग होम दस्तानों अन्य सभी चीजों को नुकीली ना हो, उन्हें फेंकने के लिए लाल बैग का उपयोग करते हैं। हमने जो दस्ताने उनका किस में डालते हैं, लाल रंग के बैग में हम डालते हैं। दस्तानों का प्रयोग कभी भी एक बार से अधिक नहीं कर सकते। जो दस्ताने उनका एक बार से अधिक प्रयोग करना नहीं चाहिए। उन्हें हर उपयोग के बाद फेंक दिया जाना चाहिए और दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाए, और उन्हें एक बार उपयोग करने के बाद उन्हें फेंक देना चाहिए, दोबारा उपयोग में नहीं लेना चाहिए। मास्क आंखों की सुरक्षा और चेहरे की ढाल जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करें। आंखों की सुरक्षा के लिए, चेहरे की ढाल की व्यक्ति के लिए फ्लूइड सेट का प्रयोग करना चाहिए, जिससे इन्फेक्शन ना फैले। आप रोगी देखभाल गतिविधियों के करीब हैं, जिससे आप रोगियों की देखभाल करते हैं। आपके पास रोगी फर्स्ट बार आता है, उनकी देखभाल आप उनको बताते हो, फ्रंट डेस्क वर्कर, तो उनको पता होना चाहिए कि कैसे हम मरीज की मानक सावधानियों को बच सकते हैं, जिससे शरीर के पदार्थ को छींट या छिड़काना से शामिल हो सकता है। जब आप सीपीआर या बचाव सांस दे रहे हो तो विशेष मास्क या अम्बू बैग का प्रयोग करें। अगर आप सीपीआर दे रहे हो या मरीज को माउथ टू माउथ सांस दे रहे हो तो हमें विशेष रूप से मास्क का प्रयोग करना चाहिए और अम्बू बैग का प्रयोग करना चाहिए। तुरंत सभी एकल उपयोग व्यक्ति सुरक्षा उपकरण इस्तेमाल के तुरंत बाद फेंक देना। जो भी आप उपकरण उपयोग में ले रहे हैं उन्हें तुरंत रूप से फेंक देना चाहिए। गाउन पहने। जब भी आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे शरीर के पदार्थ से आपके कपड़े खराब होने की संभावना हो, तो आपको क्या पहनना चाहिए, गाउन का प्रयोग करना चाहिए। आपको प्लास्टिक गाउन पहनना चाहिए। जब भी शरीर घाव गीला हो, प्लास्टिक गाउन शरीर के तरल पदार्थ को आपके कपड़े या वर्दी के अंदर नहीं जाना चाहिए, जिससे आपकी क्या इन्फेक्शन ना फैले। आपके जो कपड़े पहन रखे उनके गाउन के ऊपर लगे और गाउन को अच्छी तरह से पूरी तरीके खोल के हटा देना चाहिए। गाउन को हटाएं और फेंक दें। गाउन को हटा के उनको फेंक देना चाहिए। अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से कलवट करके सामट के उसको एक जगह रख देना चाहिए। गाउन हटाने तुरंत बाद अपने हाथ धोना चाहिए। उसके बाद में अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। अब क्या आपूर्तियां होती है, कैसे उपकरण को देखा जाता है, उसके बारे में एक फ्रंट डेस्क को पता होना चाहिए। रोगी देखभाल के सभी गंदे उपकरणों को ध्यान से रखें। जो भी रोगी के उपकरण है उनको अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से देख रेख करता रहना चाहिए, जिससे कि मैं आपके कपड़े अन्य मरीज को ना छुए। जब भी आप उपकरणों को उपयोग में ले रहे हैं, अपने कपड़ों को ना छूना चाहिए। सभी रोगी देखभाल एकल उपयोग करके आपूर्तियां उचित तरीके से फेंक दें। जो भी आपने उपयोग में ले रहे हैं उपकरण, उनको अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से एक जगह समेट के रख देना चाहिए ऑटोक्लेव के लिए। एक मरीज के साथ एकल उपयोग रोगी आपूर्ति का प्रयोग करें। एक मरीज के साथ जो एकल उपयोग आप कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से उपयोग करना चाहिए। यह उपकरण किसी अन्य मरीज के साथ प्रयोग ना करें। दोबारा दूसरे मरीज के इसका उपयोग नहीं करना है। जैसे आपने एक मरीज का उपकरण उपयोग में ले लिया तो ये उपकरणों को बंद कर देना चाहिए और दूसरा नया उपकरण दूसरे मरीज के लिए उपयोग में लेना चाहिए। सभी रोगी देखभाल चीजों जैसे मूत्रालय बिस्तर पैन पर रोगी का नाम और कमरा नंबर लिखे होते हैं। जो भी आपने यूरो बैग वगैरह लगाया है और जो आपने बेड पान वगैरह दिया है मरीज को, उसके ऊपर लेब लगा होना चाहिए। इस तरह सावधानी, क्या क्या सावधानी हमें रखनी होती है। जब व्यक्ति में संक्रमण हो तो उसे नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। अगर व्यक्ति में एक बार संक्रमण फैल जाता है, उसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। तब मानक सावधानी के अलावा विशेष स्थानांतरण सावधानी का उपयोग किया जाता है। उसके लिए एक स्थानांतरण सावधानी होती है, उसके माध्यम से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए विशेष स्थानांतरण सावधानी तब जब जरूरी है जब व्यक्ति को टीबी, गंभीर वायरस संक्रमण, कंठमाला या कोई अन्य बीमारी हो जाती है, दूसरों को बहुत जल्दी पकड़ सकती है। कौन सी बीमारी, टीबी हुई, गंभीर वायरस संक्रमण हुआ, कंठमाला हुआ या गलत रोग हुआ, ऐसे मरीजों को हमें प्रॉपर रूप से अलग ही शिफ्ट कर देना चाहिए, जिससे दूसरे मरीज में फैले नहीं।
इन विशेष सावधानियों के साथ लोगों को आमतौर पर निजी कमरे में रखा जाता है। सावधानी 3 प्रकार होते हैं, हवाई, बूंद, संपर्क या छूने। ये जो इन्फेक्शन है ये कैसे फैल सकते हैं? हवा के माध्यम से, बूंद के माध्यम से या संपर्क या छूने के माध्यम से भी फैल सकता है। अपने स्वयं के खान पीने की चीजों, रोगियों को देखभाल देश क्षेत्रों में बाहर रखें। इन चीजों को क्या रखना है? बाहर रखना चाहिए और केवल कर्मचारियों के फ्रिज में रखें और बाकी के जो है उनको बिल्कुल कवर करके रखना चाहिए। इन चीजों को दवा रेफ्रिजरेटर या रोगी फ्रिज में रखना चाहिए। जो भी दवा यूज में ले रहे हैं इन्हें हमें क्या रखना चाहिए? रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रखना चाहिए। सुनिश्चित करें कि सभी व्हीलचेयर, बेड, रेलिंग, वॉकर नियमित रूप से सफाई कर्मचारी, अस्पताल या नर्सिंग होम में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा साफ रखना चाहिए। जो भी हम मरीज के लिए उपयोग में ले रहे हैं उपकरण उनको अच्छी तरह से धोना चाहिए, अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से उनको डिसइंफेक्टेड करना चाहिए। विशेष अपशिष्ट संचालन, संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सभी को चाहिए कि शरीर के सभी तरल पदार्थ और कचरे या फुंड को फेंक देना चाहिए अगर वो कीटाणु रहित से संक्रमित थे। आपके सभी गाउन, दस्ताने, मास्क, पट्टियां और अन्य चीजें तेज धार वाली वस्तुएं विशेष लाल बैग में फेंकना चाहिए। जो भी आप उपयोग में ले रहे हैं, गाउन, दस्ताने, मास्क, पट्टियां या अन्य जो भी चीजें ले रहे हैं, हमें रेड बैग में डाल देना है। इसे लाल कचरा बैग का खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ है। इसे लाल कचरा अपशिष्ट पदार्थ कहा जाए, बायो हजार्ड कहा जाता है। इन विशेष लाल बैगों को द्वारा सुरक्षित रूप से हिलाया और संचालित किया जाता है, जिन्हें उसे संचालित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। नुक्लीय चीजों का संचालन, संक्रमण को रोका जा सकता है जब हम तेज धार वाले वस्तुओं या चीजों जैसे सुइयों का इस्तेमाल और इसे फेंकना उचित तरीके से करें। जो भी संक्रमण को रोका जा सकता है, कैसे? जो भी तेजधार वस्तुएं हैं, सुइयां हैं, उनका अच्छी तरह से उपयोग करें। डिस्ट्रॉय वाटर होता है, उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए और उन्हें अच्छी तरह से ब्लॉक कर देना चाहिए। ब्लू कलर की बाल्टी में उसको डाल देना चाहिए, क्योंकि सुइयां और तेज वस्तुएं लाल कचरा बैग के माध्यम से बाहर आ सकती है। उन्हें कठोर पंच रहित कंटेनर में रखना चाहिए। ऐसे कई कंटेनर लाल कंटेनर रोगी कमरे के दीवार पर पाए जाते हैं। यह तेज वस्तुएं खतरनाक अपशिष्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। जो बायो हजार्ड डिब्बा आता है, हमें उसके अंदर इस चीजों को डालना चाहिए। ये लाल कलर का आता है और इसके ऊपर टोपी लगी होती है। इसको सील पैक हम कर सकते हैं। स्वयं को स्वस्थ रखा, एक हॉस्पिटल वर्क डेस्क वाला जो वर्कर है उसको अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होता है। यहाँ कई ऐसी चीजें जो आप स्वयं रहने के लिए कर सकते हैं। जब आप स्वयं को स्वस्थ रखते हो तो अपने आसानी से कई संक्रमणों को लड़ सकते हैं। अगर आपने आपको स्वस्थ रख सकते हो तो आप कई बीमारियों से लड़ सकते हो, आने वाले व्यक्तियों को बता सकते हो। जब आप स्वस्थ हो तो आपके रोगियों को कोई बीमारी या संक्रमण नहीं होगा, इससे कोई संक्रमण नहीं होगा। अब संक्रमण नियंत्रण में एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क वर्कर की क्या क्या भूमिका होती है? यदि किसी मरीज को चोट लग जाए, घाव को तुरंत धोया जाना चाहिए। अगर चोट लग जाए तो घाव को अच्छी तरह से धोए। घाव को खून निकल रहा हो तो उसे बिल्कुल प्रॉपर कवर करना चाहिए। जब मरीज आपके पास इमरजेंसी में आ गया हो तो यदि त्वचा में संदूषण हो जाए उसे क्षेत्र में तुरंत धो लें। अगर मरीज को इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है तो हमें उसको धो लेना चाहिए। नाक या मुंह पर बौछार पानी के साथ किया जाना चाहिए। खून निकलना चाहिए। जहां भी आपके वाउंड में, घाव में खून निकल रहा है वहां अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से धोना चाहिए। आंखों में साफ पानी, नमक या रोगाणु रहित उत्तक पदार्थ को बौछार की आवश्यकता होती है। आंखों में अच्छे से साफ पानी से धोना चाहिए। नमक के गरारे करने चाहिए। रोगाणु रहित उत्सर्जक पदार्थ को बौछार की आवश्यकता होती है। सुई, छड़ी या तेज चोटों में खून जनित संक्रमण जैसे HVV दूसरों का जोखिम बढ़ सकता है। तेज चोटों के बारे में सूचना देनी चाहिए। अगर मरीज को ज्यादा चोट लगी हो इमरजेंसी में हम कॉल कर देना चाहिए ताकि एक फ्रंट डेस्क वर्कर बता सके कि इस मरीज को ये प्रॉब्लम हो रही, तो हमें इमरजेंसी में सबसे पहले इस मरीज को देखना है। अस्पताल से उत्पन्न संक्रमणों के लिए निगरानी की जाती है और उन्हें निगरानी, एक फ्रंट डेस्क को निगरानी रखनी चाहिए कि कौन सा मरीज कब एडमिट हुआ, कब वो डिस्चार्ज हो रहा है, कब उसका इन्फेक्शन कंट्रोल है या नहीं है। उसकी फास्ट हिस्ट्री लेके आना चाहिए। और निगरानी डाटा का क्या महत्व है और निगरानी डाटा के रूप में उसका प्रयोग करना चाहिए। उपकरणों की सफाई और परिशोधन, सूक्ष्म वाटों को पहनना चलना चाहिए। हैंड हाइजीन के सिद्धांत। हैंड वॉशिंग कैसे करना चाहिए, क्या क्या सिद्धांत होते हैं? हैंड हाइजीन का मतलब है हाथों की स्वच्छता। हमारे हाथों को स्वस्थ रखना चाहिए। अपने आप संक्रमण से बच सकते हैं, दूसरों को संक्रमण से बचा सकते हैं। हमें भी स्वस्थ हाथों को धोना चाहिए।
आजकल स्टेरलाई जो आ रहा है, स्पीड आ रही है, उससे के माध्यम से 20 सेकंड में या 5 सेकंड में हम हाथों को देके अपने इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी स्वास्थ्य कर्मी, देखभाल कार्यकर्ताओं या रोगी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष देखभाल करताओं को स्वच्छता की ओर ध्यान देना चाहिए। जो भी है रोगी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष देखभाल करताओं को स्वास्थ्य को अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से ध्यान देना चाहिए और इस सही तरीके से करने और सही समय पर करने में सक्षम होना चाहिए। यदि हाथों पर गंदगी नजर नहीं रही हो तो अपने हाथों को अल्कोहल आधारित संतुलन से धोना चाहिए। इन्हें कैसे धोना चाहिए? हाथ अल्कोहल आधारित सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन बनाया होता है, उससे भी हम इसको धो सकते हैं। इससे क्या होता है, जल्दी से हाथ साफ हो जाते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है और पानी और साबुन की बचत हो जाती है। हैंड वॉशिंग करने के तरीके, क्या क्या हैंड वॉशिंग के तरीके होते हैं? 6 प्रकार के हैंड वॉशिंग के तरीके होते हैं। पहला है अपने हाथों को चलते हुए पानी में गीला करें। सबसे पहले क्या करना है, अपने हाथों को नल के नीचे चलते हुए पानी में धोना है। लिक्विड बार या सोप के रूप में साबुन लगाएं। आप कोई भी लिक्विड या साबुन है या आपके पास जो भी केमिकल है बना हुआ सॉल्यूशन, उससे हाथ वॉशों को एक सिक्के के आकार का लेना चाहिए। अच्छी तरह झाग बनाए और हाथों को रगड़े। जितने हो सके झाग बनाओ और हाथों को रगड़ते रहिए। कम से कम 20 सेकंड तक हाथों को अच्छी तरह से रगड़ें और कम से कम 20 सेकंड तक हाथों को रगड़ते रहना चाहिए। सभी सतहों को रगड़ें जिनमें हाथ का पिछला हिस्सा, कलाई, उंगलियों के बीच में हिस्से में नाखून में शामिल है। हाथों को प्रॉपर तरीके से रगड़े। पीछे की तरफ अंगुलियां, कलाई हुई, आपका पिछला हिस्सा हुआ, उनको अच्छी तरह से रगड़ना चाहिए। अब हमें बहुत पानी के अंदर हाथों को साबुन को साफ रख करें और हम जो है चलते हुए पानी के अंदर साबुनों से हाथ को साफ करना चाहिए। अपने हाथ को साफ एंड डिस्पोजल तौलिया एयर ड्रायर से सुखाएं। आप अगर आपके पास डिस्पोजल तौलिया है उससे सुखा ले या आपके पास हेयर ड्रायर है उससे हाथों को सुखाना चाहिए। स्वयं को संवारने और रखरखाव की तकनीक विकसित करना। कैसे विकसित कर सकते हैं आप? एक फ्रंट डेस्क वर्कर कैसे अपने आप को विकसित कर सकता है? संक्रमण नियंत्रण से। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता है। जो भी अपने स्वास्थ्य को अच्छी तरह बनाए रखना चाहता है वो सबसे पहले अपनी व्यवस्था रखनी चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता जिस व्यक्ति देखभाल के रूप में भी जाना जाता है में निम्नलिखित सभी शामिल है। जैसे कि रोज एक फ्रंट डेस्क वर्कर को नहाना और खाना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, बालों की देखभाल करना चाहिए, रोज अच्छी तरह बालों को साफ सुथरा करके आना चाहिए, बड़े बाल नहीं रखने चाहिए। नाखूनों की देखभाल, बड़े नाखून नहीं होने चाहिए, छोटे नाखून होने चाहिए। पैरों की देखभाल, अंगुलियों के नाखूनों को भी चेक करना चाहिए, पैरों को भी चेक करना चाहिए, कहीं फुंसी वगैरह हो तो उसका ध्यान रखना होता है। जन्नाक देखभाल, जन्ना को भी अच्छी तरह से साफ करना होता है। दंत चिकित्सा देखभाल, दंत चिकित्सा क्षेत्रों को भी अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। अब है स्वयं को व्यक्तिगत स्वच्छता शरीर को साफ रखती है और इसके प्रसार को रोकने में मदद करती है। रोगाणु, ग्रूमिंग, नाखूनों, बालों को देखभाल करना, इन गतिविधियों को उदाहरण होंगे। बालों को स्लाइड करना, शेविंग करना, टिप करना, नाखूनों को पेट करना, इन सब को हमें अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से सफाई करनी चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने में निम्नलिखित क्षेत्र में शामिल है। जैसे कि अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना है तो हमें क्या करना है? पोषण मतलब खाने पीने की चीजों का हमें ध्यान रखना है। दूसरा, अवकाश। ज्यादा बीमार हो जाते हो तो आप छुट्टी लेके घर पे रहिए ताकि आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सके। तीसरा है मनोरंजन कीजिए। मनोरंजन के साथ कोई मूवी वगैरह या आप गाने वगैरह सुनते रहिए जिससे आपका मनोरंजन होता रहे। नींद या व्यायाम, अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से नींद ले। सुबह मॉर्निंग वॉकिंग करें जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसे कई कारक है जो अच्छा महसूस करने में, वो दिखने में योगदान करते हैं। कुछ उदाहरण है जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमें कैसे संक्रमण को नियंत्रण कर सकते हैं। अच्छा महसूस करना, अच्छा दिखाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक होता है। अब समान शारीरिक भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देना, गोपनीयता बनाए रखना चाहिए, ईमानदारी, जिम्मेदारी रखनी चाहिए, आत्मनिर्णय पर विश्वास करना चाहिए। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के उपयोग और लाभ, कैसे इनको उपयोग करने से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। आपके कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों में निवेश करने में कई लाभ हैं और कहीं इसके हल्के में नहीं लेना चाहिए। याद रखें, आपके लक्ष्य अपने कर्मचारियों के दीर्घकालीन और आपातकालीन स्वास्थ्य के लिए किसी भी जोखिम को कम करते हुए कर्मचारियों और ग्राहकों को सुरक्षा बनाए रखना चाहिए। जो भी आप प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हो उसको अच्छी तरह से लक्ष्य लेके
कर्मचारियों को बताते हुए काम करना चाहिए। इसलिए हमें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करते हैं, इसलिए हम पीपीई का प्रयोग करते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण संक्रमण नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है। जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, वो हमेशा उसके एक नियंत्रण, संक्रमण नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह आपको और रोगी को, आपके कर्मचारियों, विजिटरों को बीमारी से बचाता है। ये क्या करता है? विजिटरों से बचाता है, आने वाले इन्फेक्शन से भी कंट्रोल कर सकता है। अगला है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। पीपीई का प्रयोग करना चाहिए। जैसे पीपीई किट में क्या क्या आता है? आपके दस्ताने, गाउन, चश्मा, मास्क, चेहरे का आवरण शामिल होते हैं। अब टीकाकरण, जो आप संक्रमण है, रोकथाम है, उसको कैसे खिलाफ टीकाकरण करना चाहिए। सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम एक टीकाकरण प्रोग्राम है, भारत सरकार द्वारा 1985 में लॉन्च किया गया था। ये कब लॉन्च किया गया था? 1985 में लॉन्च किया था। किसने किया था? भारत सरकार ने। 1992 में यह बाल सुरक्षा और मातृ सुरक्षा का मुख्य हिस्सा बन गया। 1992 में ये बाल सुरक्षा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और मातृ की सुरक्षा के लिए एक मुख्य भाग बन गया, और ये वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य NRHM के माध्यम से भी जाना जाता है। 2005 में मुख्य अंग बना, और इसका जो कारण है, क्या क्या कारण है टीकाकरण करने का? मुख्य टीकों के नाम से जो एक व्यक्ति को पूर्ण टीकाकरण में सहायता करता है। ये क्या करता है? मुख्य रूप से टीकाकरण एक टीकाकरण सारणी में उपयोग करता है। BCG बेसलाइज कैल्टमेट ग्लूटिन वैक्सीन होती है। ये हम इसको मरीज को या बच्चे को लगाते हैं। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, इसका काम क्या है? किससे बचाता है? ये पोलियो से बचाता है मरीज को। हेपेटाइटिस B हेपेटाइटिस से बचाता है। DPT वैक्सीन डिप्थीरिया, पेराइटिस और काली खांसी और टिटनेस आदि बीमारियों से ये बचाता है। टिटनेस वैक्सीन, टिटनेस टॉक्साइड, ये मरीजों को बचाता है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? आप अगर नए हो, चैनल पे नए हो, तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।